पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा। इतनी बातों को हमने देखा पिछले अध्याय में। बाह्य सुरक्षा क्या होती है, किस प्रकार हमें तैयारी करनी है, संगठन भी बनाए हमने तैयारी के लिए, कुछ गठबंधन, कुछ गुट बनाए, सैनिक गुट बनाए। इन सब बातों को पढ़ने के बाद आपके जेहन में यह सवाल जरूर कौंधता होगा कि सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। जो सुरक्षा होती है, ये बाहरी तो हमने तैयारी कर ली, लेकिन आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर क्या सुरक्षा निर्भर नहीं करती? हमारे देश के अंदर विद्रोह चल रहे हो, देश के अंदर हिंसा चल रही हो, तो इस बात को क्या हम, और बाहर से हम भले ही मजबूत हों, तो क्या इसको हम सुरक्षा मान सकते हैं? आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो, तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? उसको हम कैसे सुरक्षित मान सकते हैं? जहां रक्तपात हो रहा हो या रक्तपात होने की आशंका हो, उसको हम सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी हो सकती है। जो हमने अभी बाह्य सुरक्षा पढ़ी थी या सुरक्षा देखी थी, ये बाहर से हमलों के से निपटने की तैयारी तो हो सकती है, लेकिन क्या ये बाहर की जो तैयारी है, ये तैयारी हमारे लिए पर्याप्त है? इसको हम सुरक्षा कह सकते हैं, जबकि हमारे खुद अपनी सीमा के भीतर हम असुरक्षित हैं। सुरक्षा का मतलब होता है बाह्य आक्रमण से हम सुरक्षित रहें, किसी पड़ोसी देश से हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, हम इतने ताकतवर हो। लेकिन आंतरिक रूप से आप कानून व्यवस्था आपके यहाँ आंतरिक रूप से सही नहीं है, आपके यहाँ रक्तपात हो रहा है या रक्तपात होने की आशंका है, तो हम इसको कैसे सुरक्षा मान सकते हैं? जब हम भीतर से ही असुरक्षित हैं तो हम इसको सुरक्षा नहीं मान सकते। इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। अगर हम देखें सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, तो इसका संबंध दोनों से है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, इसका संबंध दोनों से है। सबसे पहले बाह्य सुरक्षा और इधर आएगी आंतरिक सुरक्षा। इसके अंदर कानून, पुलिस, न्यायालय इत्यादि चीजें आएंगी। तो इसका जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। अंदरूनी सुरक्षा मतलब देश की सीमा के अंदर होने वाले विद्रोह, रक्तपात, झगड़े इत्यादि की सुरक्षा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी 1945 में, उसके बाद से आंतरिक सुरक्षा के मसले पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा है। इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। यानी दुनिया के ज़्यादातर जो देश थे, ताकतवर देश जिसको हम कह सकते हैं, वो देश इस बात से आश्वस्त थे कि उनके देश में आंतरिक सुरक्षा मौजूद है, उनके देश में आंतरिक रूप से झगड़े या रक्तपात नहीं होता है। वो इस बात से आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है। किसी भी संदर्भ को और किसी भी स्थिति को नज़र में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी। आंतरिक सुरक्षा कौन करता है? सरकार। जो भी देश की सरकार होती है उसी की जिम्मेवारी होती है आंतरिक सुरक्षा की, तो ये उसी का सरोकार बनी चली आ रही थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से देशों में ऐसा वहम फैल गया कि हमारे यहाँ कोई हिंसा नहीं होती है, तो ये आंतरिक सुरक्षा का महत्व कम हो गया। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1945 के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, उसके बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति, एकीकृत का मतलब है एक होकर के, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ
एक होकर के अपने राज्य की सीमा के अंदर शांति व्यवस्था को संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने, पश्चिमी मुल्क कौन से थे? ताकतवर, जिनमें फ्रांस था, जर्मनी था, अमेरिका था, ये सब पश्चिमी में आते। तो संपन्न अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। यानी ये यूरोप के जो भी देश थे, ताकतवर देश, इनको इस बात का पूरी तरह से भरोसा था कि हमारी सीमा के अंदर जो भी नागरिक हैं, जो हमारी सीमा के अंदर की बसाहट है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरे पर केंद्रित किया। तो यूरोप के जो ताकतवर देश थे, वो इस बात से तो उन्हें भय था ही नहीं कि हमारे देश की सीमा के अंदर कोई खतरा होगा। तो उनका फिर ध्यान कहाँ चला गया? बाहरी सुरक्षा पर। कोई बाहर का देश हम पर हमला ना कर दे, बाहर का देश हमसे ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, इस ओर उनका ध्यान केंद्रित हो गया। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? यानी यूरोप के जो ताकतवर देश थे, इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला था। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया था। इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राज्य एक ही है, अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट तथा सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। यानी शीत युद्ध में क्या था? एक तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अगुवाई में या वो नेतृत्व कर रहा था, उसके साथ जो पश्चिमी गुट था, और दूसरा सोवियत संघ की अगुवाई में साम्यवादी गुट था। ये दोनों आमने सामने थे। साम्यवाद और पश्चिमी गुट, जो पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों शीत युद्ध में आमने सामने हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। सोवियत संघ को भय था कहीं अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हम पर हमला ना कर दे, और संयुक्त राज्य अमेरिका को यह भय था कि सोवियत संघ हम पर किसी प्रकार का हमला ना कर दे। यानी एक दूसरे को सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। कुछ उपनिवेशी देश थे यूरोप में के, कुछ उपनिवेशी, यूरोप के कई देशों ने कुछ छोटे देशों को उपनिवेश बना लिया था, जिनमें से भारत भी एक था। चूंकि भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो जो उपनिवेशीय देश थे, उन उपनिवेशीकृत देशों में की जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी कि उपनिवेशी देशों की जनता खून खराबा ना कर दे। चूंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तो चल ही रहे थे, तो खून खराबे की इनको चिंता सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। जो उपनिवेश वाले देश के जो नागरिक थे, वो क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे। यूरोपीय देशों के स्वामित्व से आज़ादी चाहते थे। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम, अथवा सन 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। यानी 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम में जनता से जूझना पड़ा था। फ्रांस का शासन वियतनाम पर था, वो उसका उपनिवेश था, और जाकर के वियतनाम की जनता से फ्रांस को जूझना पड़ा था। वो आज़ादी चाहती थी और वो भिड़ गई थी फ्रांस की कंपनी से या फ्रांस की सरकार से। और 50 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। केन्या जो कि एक अफ्रीकी देश था, और उस देश में ब्रिटेन का उपनिवेश था। केवल भारत ही ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था, कई ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो वहाँ की जनता ने, वहाँ की प्रजा ने भी यूरोपीय शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और वहाँ भी रक्तपात या खून खराबा हुआ, और वहाँ ब्रिटेन को सीधा सीधा जनता से जूझना पड़ा था। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया। 1940 का उत्तरार्ध कब होगा? 1945 के बाद का जो समय, जो उतार वाला समय होता है, उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो उपनिवेशों से जो देश थे, उन देशों ने 1940 के उत्तरार्ध से आज़ाद होना प्रारंभ कर दिया था, जिनमें से भारत भी एक था, जो 1947 में आज़ाद हुआ था। और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश
यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक ना एक के सदस्य बन गए। यानी जब ताकतवर देश थे, कुछ नव स्वतंत्र देश जो नए नए आज़ाद हो रहे थे, यूरोपीय उपनिवेशवाद से वो स्वतंत्र हो रहे थे, तो उन स्वतंत्र राष्ट्रों ने क्या किया, जो स्वतंत्र हुए थे हाल ही में, नव स्वाधीन देश जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक ना एक के सदस्य बन गए। वो जाकर के कोई सोवियत संघ में घुस गया नव स्वाधीन देश, कोई संयुक्त राज्य अमेरिका वाले गुट में घुस गया, दोनों किसी न किसी गुट के सदस्य बन जाते थे। मतलब जो भी देश आज़ाद होता था उपनिवेशवाद से, वो किसी न किसी शीत युद्धकालीन गुट में शामिल हो जाते थे। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी। अब ये गुट बढ़ने लगे, गुटों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि गुटों में बहुत सारे देश शामिल हो रहे थे। जो नव स्वाधीन देश थे, नए नए आज़ाद हुए थे, वो दोनों ही गुट में, कोई इस गुट में तो कोई दूसरे गुट में शामिल हो रहा था। तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता किसकी थी? शीत युद्ध की। और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी उठानी थी। अब यदि कोई देश जो नव स्वाधीन देश हुआ है, सोवियत से क्या नाम उपनिवेशवाद से आज़ाद हो गया, और अगर वो संयुक्त राज्य अमेरिका वाले गुट में शामिल हो जाए तो सोवियत संघ से शत्रुता उसकी, और अगर सोवियत संघ वाले गुट में शामिल होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उसकी शत्रुता होना स्वाभाविक था। से दुश्मनी उठानी थी, या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी सभी देश से बैर मोलना था, यानी मोल लेना था। कहने का मतलब है, अगर किसी न किसी में शामिल होते थे तो किसी न किसी देश से या सब पूरे संगठन से बैर मोल लेना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई मतलब 33%, 1/3 युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों में के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। शीत युद्ध ने ही युद्ध करवाए। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए, और जो भी युद्ध हुए उनको क्या कहा गया? तीसरी दुनिया। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, औपनिवेशिक ताकतों का क्या होने लगा था? विदा होने लगी थी, क्योंकि उपनिवेश अब समाप्त होने लगे थे। 40 के दशक का जो उत्तरार्ध था उसमें उपनिवेशवादी शासक अब विदा लेने लगे थे, देश स्वतंत्र होने लगे थे। तो औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था। उनको सता रहा था भय कि हमारे उपनिवेश में खून खराबा ना हो। उसी तरह आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला ना बोल दें। जैसे कोई देश हाल ही में स्वतंत्र हुआ, मान लेते हैं भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत को ये डर था कि कहीं ब्रिटेन हम पर फिर से हमला ना कर दे, इस बात का उसको डर था। इसलिए ऐसे देश जो नव स्वाधीन देश थे वो किसी न किसी गुट में सहारा लेने के लिए शामिल हो जाते थे। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी, और जो मुल्क आज़ाद हो रहे थे तो उन्हें साम्राज्यवादी मुल्कों से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। क्योंकि जो देश दूसरे को उपनिवेश बनाते थे वो साम्राज्यवादी होते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले होते थे, और जा करके वो दूसरे देशों को अपना क्या बना लेते थे? उपनिवेश बना लेते थे। तो ऐसे में जो नव स्वाधीन देश थे उन्हें साम्राज्यवादी देशों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थीं। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी, दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। यानी एक तो उन्हें पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की चिंता थी, और दूसरी उन्हें अंदरूनी हमले की भी आशंका थी, अंदरूनी संघर्ष की भी चिंता होती थी कि अंदर देश के कोई संघर्ष ना हो जाए। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, ऐसे देशों को सीमा के बाहर से तो खतरा था कि बाहर का देश हम पर हमला ना कर दे, अंदर भी खतरा था कि देश के अंदर रक्तपात ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। जो नव औपनिवेशिक देश थे वो सोवियत संघ से या संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर किसी अन्य
अपने जिससे वो आज़ाद हुए थे उस देश की अपेक्षा अपने पड़ोसी देश से ज़्यादा आशंकित थे। उसका उन्हें ज़्यादा भय था कि पड़ोसी देश हमको पर हमला ना बोल दे। इस आशंका के बीच सीमा रेखा और भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। पड़ोसी देशों से क्यों आशंका थी? इनके बीच में सीमा रेखा होती थी, पड़ोसी देश के साथ एक तो सीमा रेखा हो जाती थी, दूसरी भू क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हमारे पास रहे, कौन सा क्षेत्र आपके पास, तो पड़ोसी देशों में यही झगड़े होते हैं। आबादी पर नियंत्रण, हम किस आबादी पर नियंत्रण रखें और आप किस पर नियंत्रण रखें को लेकर एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। किनसे? पड़ोसी देशों से। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। कई देश ऐसे थे जो आज़ाद हो गए थे, आज़ादी के बाद उनके अंदर के कुछ लोग चाहते थे कि हम इसमें से एक अलग राष्ट्र बना लें। जैसे हमारे देश में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र के सिद्धांत का अनुसरण किया और एक पृथक राष्ट्र का निर्माण कर लिया। तो अलगाववादी जो लोग थे इनको अलगाववादी लोग कहा गया, और इनसे भी खतरा था कहीं ये अलग राष्ट्र की मांग उठा लेंगे तो देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे, कभी पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे, जैसा कि भारत ने बांग्लादेश को हवा दी थी। जब बांग्लादेश आज़ाद होने, पाकिस्तान से अलग होने का सोच रहा था तो भारत ने थोड़ी हवा दे दी थी। हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब तक आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। यानी दुनिया में यदि गिनती की जाए, एक सांख्यिकी के द्वारा कुछ ऐसे तथ्य निकाले जाएं कि कितने सशस्त्र विद्रोह हुए, तो ज़्यादातर विद्रोह आंतरिक ही विद्रोह हुए, बाहर नहीं हुए। यानी बाहर के देश ने ऐसा हमला नहीं किया जितना आंतरिक रूप से हुए, देश के अंदर ही युद्ध जो हुए या अंदर ही रक्तपात हुआ। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई थी। यानी 1946 से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से लेकर के 1991 तक, जब तक शीत युद्ध चलता रहा, के बीच गृह युद्धों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। जो नव स्वाधीन देश थे, उपनिवेशवाद से जो हाल ही में आज़ाद हुए थे, इनके सामने दो चुनौतियां थी। सबसे पहली पड़ोसी देशों से और दूसरा आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। अगला हमारा टॉपिक आएगा सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके।